हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आरपीएससी ने एक और वैकेंसी अनाउंस कर दी है। अभी कुछ ही दिनों पहले आरपीएससी ने अनाउंस किया था सेकंड ग्रेड को, उसके पहले फर्स्ट ग्रेड को, और अब इन्होंने अनाउंस किया है असिस्टेंट प्रोफेसर को। टोटल 575 पोस्ट आई है और जो एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट होने जनवरी से। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, साथ ही साथ नेट या सेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या नहीं है उसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि इस नोटिफिकेशन की, तो 13 दिसंबर यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस दिन ये जो नोटिफिकेशन है वो निकला है। 30 सब्जेक्ट के अंदर, 30 सब्जेक्ट के अंदर ये वैकेंसी आई है। टोटल जो पोस्ट है वो 575 है। डिटेल्ड जो पोस्ट का क्लासिफिकेशन है कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी सीट्स हैं वो सारा इसमें मेंशन है। जैसा कि मैं बात करूं अगर चित्रकला की, तो चित्रकला के अंदर टोटल है 8, अर्थशास्त्र की सीट है 23, अंग्रेजी के अंदर 21, जीपीईएम के अंदर 1 है, भूगोल के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 60, हिंदी के अंदर है 58, इतिहास के अंदर है 31, गृह विज्ञान के अंदर है 12, संगीत के अंदर है 4, संगीत कंठ के अंदर है 7, फारसी के अंदर है 1, दर्शन शास्त्र के अंदर है 7, राजनीति विज्ञान के अंदर है 52, मनोविज्ञान के अंदर है 7, लोक प्रशासन के अंदर है 6, उसके अलावा संस्कृत के अंदर है 26, समाज शास्त्र के अंदर है 24, सांख्यिकी के अंदर है 1, टीडी एंड पी इसके अंदर है 2, उर्दू के अंदर है 8, वनस्पति शास्त्र के अंदर है 42, रसायन शास्त्र के अंदर है 55, गणित के अंदर है 24, भौतिक शास्त्र के अंदर है 11, प्राणी शास्त्र के अंदर है 38, और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप देख सकते हो। तो टोटल जो सीट्स हैं वो है 575, है ना। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में नंबर ऑफ सीट्स है। अब देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यदि पहली चीज़ तो ये है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो यहाँ से एक बार देखने को ऐसा लगता है कि नेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेट का जो कंपल्सेशन है वो नहीं होगा, है ना। क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करके आए और फिर वो आवेदन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भी वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए नेट या सेट का जो है वो मैंडेटरी होना जरूरी है। अब यहाँ से इस लाइन को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि एक से ज़्यादा विषय में अगर अप्लाई करें तो इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो उसने अलग अलग सब्जेक्ट में नेट निकाल रखा हो, या तो यूजीसी नेट और या फिर सीएसआईआर नेट, और या फिर वो नेट है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है कि नेट या सेट की जो मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर है या नहीं है। मेरे हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें नेट या सेट मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का मतलब ये होना चाहिए कि अलग अलग सब्जेक्ट में नेट या सेट निकाला हुआ हो तो उसके बाद वो अप्लाई करे। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो डिटेल नोटिफिकेशन निकला है इसमें करेक्शन जरूर आएगा, क्योंकि इसमें ये जो पॉइंट्स है ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स है, कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। कि कोई सोच रहा होगा, कोई कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करेगा तो ये सोचेगा कि यार मैंने इसमें लिखा है कि एक से ज़्यादा में अप्लाई कर सकते हैं, पर इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि नेट या सेट मैंडेटरी है या नहीं है। पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है वहाँ पर नेट और सेट मैंडेटरी होता है। उसके बाद नोट, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है ना, कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ही। अब यहाँ पर पूरा डिटेल में, मतलब जो क्लियरली यहाँ पर नहीं लिखा है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इन्होंने ये कहीं नहीं लिखा है कि आपके पास नेट होना चाहिए या आपके पास सेट होना चाहिए या आप एमएससी किए होने चाहिए या पीएचडी आप होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि वांछित शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, तभी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तभी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। और उसके बाद तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र ही अनुमत संशोधित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यानी कि अगर कोई योग्यता को फुल नहीं कर रहा है तो वो अपना जो फॉर्म है वो विड्रॉ भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो तो यही होती है कि नेट क्वालिफाई हो या सेट क्वालिफाई हो, उसके बाद एमएससी कंप्लीटेड हो या एमएससी प्री में भी हो तो नेट क्वालिफाई कर रखा हो। तो यहाँ पर ये कुछ भी क्लियर नहीं लिखा हुआ है, पर मेरे हिसाब से जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनकी जो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अभी जैसे रिसेंटली हरियाणा में भी चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
वो यही होता है कि आपने नेट निकाला हुआ हो, सेट निकाला हुआ हो, या फिर आपने पीएचडी कंप्लीट किया हो, तो इस तरह का कुछ होता है। और एमएससी में अगर है, एमएससी के बाद यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके पास नेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये डेलिबरेटली ऐसे डाले गए हैं, जानबूझकर ऐसे डाले गए हैं, मेरे को नहीं पता, पर इसमें करेक्शन जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन कुछ भी नहीं है। उसके बाद नेट इसकी जो पे ग्रेड होगी वो होगी 15,600 से लेके 39,100 रुपये तक, यानी कि 6,000 का पे ग्रेड होगा। अच्छी खासी पोस्ट होगी ये। उसके बाद जो आयु है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट के लिए रेफरेंस डेट जो माना जाएगा वो माना जाएगा 1 जुलाई 2025 को। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, उक्त पदों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है विद्यार्थी, यानी कि एमएससी कंप्लीट कर ली या एमएससी फाइनल में है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने नेट वगैरह क्लियर किया हो। ऐसा इसमें नहीं लिखा है, पर मैं बोल रहा हूँ मेरी तरफ से कि नेट तो मांगेंगे ही मांगेंगे, करने के लिए आवेदन पात्र होगा, किंतु उसमें आयोग द्वारा साक्षात्कार इंटरव्यू के पहले उसका जो पूरा एजुकेशनल जो डिग्री वगैरह है वो पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि एमएससी ऐसा नहीं हो आप अपीयरिंग में हो और इंटरव्यू देने पहुंच जाए तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। तो आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट की स्कीम है जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट टेस्ट और जो जीके का टेस्ट है वो होगा, और उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी की जाएगी यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। परीक्षा का स्थान, तिथि के संबंध में अभी कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है, इसको इंटीमेट कर दिया जाएगा बाद में। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, सभी जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। फॉर्म जो फिल किया जाएगा वो 12 जनवरी से लेकर और 10 फरवरी तक का फॉर्म फिल किया जाएगा रात 12 बजे तक। 12 जनवरी से टू 10 फरवरी, 12 जनवरी से 10 फरवरी तक फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया, फॉर्म किस तरह से आप फिल करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना है rpscrajasthan.government.in की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा SSOID का लिंक मिलेगा, उसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हुए फॉर्म फिल करना है। आयोग की वेबसाइट rpscrajasthan.government.in पर अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करेंगे, SSOID का पोर्टल खुलेगा, वहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। 1 टाइम, जिसकी पहले से बनी हुई है SSOID उसको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जिसका नहीं है उसको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी SSOID जो है वो क्रिएट हो जाएगी। SSOID क्रिएट हो जाने के बाद आपको जो अपना फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड करेगा। ऐसा नहीं आपने पहले से कोई फ़ोटो खींच रखी है उसको आप अपलोड कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर थोड़ा से अब चेंज किए गए हैं क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक वगैरह के प्रकरण हो रहे हैं तो उसको देखते हुए यहाँ पर लाइव फ़ोटो अपलोड करेगा। लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व अपने लाइव फोटो का प्रीव्यू देखकर ही सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन पत्र को सबमिट करें। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर में बाएं हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको अपने लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका इंप्रेशन भी उसको जेपीजी इमेज बना के उसको अपलोड करना है और सिग्नेचर भी साथ में। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केंद्र में उपस्थित पत्रक पर चस्पा करने हेतु साथ लाए। जब आप पेपर देने जाएंगे तो उस टाइम जो आपने ऑनलाइन जो आपने फ़ोटो लाइव अपलोड की होगी तो उसी दिन वाली जो फ़ोटो है उसको निकलवा कर और उसको फिर एडमिट कार्ड पर पेस्ट कर कर फिर लेके आपको जाना है। उसके बाद बाकी ये सबमिट ये फॉर्म इस तरह से सबमिट करना है। उसके बाद बात करें तो ये बाकी की नॉर्मल प्रोसेस है। ईमेल वगैरह आपके पास होने चाहिए, आपके OTP के लिए कोई नंबर होना चाहिए, ये सारी वही। और हाँ, ये बता दूँ आपको मैं, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान में आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर 500 रुपये का ऑनलाइन आवेदन भुगतान कर आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन पर कर सकता है। यदि आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो
फॉर्म कंप्लीट होने के 10 दिन के बाद, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर 500 रुपीज़ फिल करके करेक्शन फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। जब आप OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो उसमें जो आपने अपना नाम भर दिया, अपने पिता का नाम जो लिख दिया, जो जन्मतिथि लिख दी, जो आपने अपना जेंडर बता दिया, वो एक टाइम ही है, तो उसको सोच समझ के भरना है ना, क्योंकि उसके अंदर कोई भी करेक्शन नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें कि पंजीयन शुल्क क्या होगा, तो जनरल जो कैंडिडेट है उनका जो फीस होगी वो होगी 600 रुपये। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, इनकी जो फीस होगी वो कितनी होगी 400 रुपये। और दिव्यांगजन यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन होंगे उनकी फीस होगी 400 रुपये। तो जनरल की 600, बाकी दोनों की 400। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को सामान्य वर्ग का विद्यार्थी माना जाएगा। यानी कि अदर देन राजस्थान स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है वे अभ्यर्थी भी SSO ID द्वारा लॉग इन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपयुक्त अनुसार निर्धारित एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा कराएं। जिनकी SSO ID है जिनकी SSO ID है, जिन्होंने पहले से SSO ID बना रखी है, उनको भी एक बार का पंजीयन शुल्क जमा कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनको फ्री होगा, उनको जमा कराना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस होगा रिटन एग्जामिनेशन, 3 पेपर होंगे। पहला पेपर सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसका पेपर होगा। पहला पेपर 75 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर 75 मार्क्स का होगा, वो भी सब्जेक्ट का होगा। दोनों 3-3 घंटे के होंगे, दोनों जो पेपर है 3-3 घंटे के होंगे। जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान ये 50 नंबर की होगी और ये 2 घंटे का होगा। ठीक, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होगा जो कि 24 मार्क्स का होगा टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स। और इंटरव्यू में जो भी पोस्ट है उसके 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। सिलेबस हालांकि आप सबको पता होता है क्या सिलेबस होता है, फिर भी इन्होंने लिखा है कि इंटीमेट हम कर देंगे। तो एक तो राजस्थान जी क्या आएगा, सीधा सीधा है, और दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है जो आप सब्जेक्ट से पेपर फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आएगा, और उसका जो सिलेबस होता है BSc MSc वाला या नेट वाला, वो पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। तो आई होप आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। डेट्स याद रखना, 12 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 10 फरवरी तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। यहाँ पर नेट सेट का क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है, हो सकता है आगे जाके इसमें कुछ करेक्शन आए नोटिफिकेशन के अंदर, पर मान के चलो नेट तो मांगेंगे ही मांगेंगे। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 न्यू वैकेंसी। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।